आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को फतह करने के लिए देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने भी अपना दांव खेल दिया है। पार्टी हाईकमान ने स्वर्ण समाज से आने वाले पूर्वांचल के बड़े नेता अजय राय को यूपी की कमान सौंपी है। कांग्रेस ने पूर्वांचल की लोकसभा सीटों को साधने और यूपी में कांग्रेस के अभियान को रफ्तार देने के संगठन के दिशा निर्देश और कार्यकर्ताओं की मेहनत को सही मायने और सही दिशा में धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए अजय राय के रूप में एक बड़ा दांव खेला है। आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर हजारों की भीड़ में कांग्रेसियों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेताओं सीडब्ल्यूसी मेंबर सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया समेत सुप्रिया श्रीनेत, आराधना मिश्रा, मोना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वहीं ब्रिजलाल खाबरी समेत तमाम लोगों ने जमकर स्वागत किया। तो बता दें कि यूपी में कांग्रेस को नया कप्तान मिल गया है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती भी है। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तिरुप के इक्के को सामने रख रहे हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को फतह करने के लिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं सपा भी पीछे नहीं है और अब कांग्रेस भी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तिरुप के इक्के को सामने रख रहे हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को फतह करने के लिए देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने भी अपना दांव खेल दिया है। पार्टी हाईकमान ने स्वर्ण समाज से आने वाले पूर्वांचल के बड़े नेता अजय राय को यूपी की कमान सौंपी है और देखा जाए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती भी है और यही आज चर्चा का विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, वहीं विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। तो मेहमानों का परिचय करवा देती हूँ। वहीं चंद्रेश सिंह कांग्रेस से हमसे जुड़े हुए हैं। विवेक जी, देखिए चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। देखिए अजय राय ने यूपी की कमान संभाली है और आते उन्होंने हुंकार भरा है कि 24 में बीजेपी बाहर जाएगी और 24 में हम आएंगे और 27 में भी कांग्रेस आएगी। देखिए मयूरी जी, अजय राय जी का बड़बोलापन कोई आज का नहीं है। 2 बार नरेंद्र मोदी जी के सामने लोकसभा लड़के हार चुके हैं। इसी तरह की बातें उन्होंने अपने पार्टी नेतृत्व से करके वहां टिकट हासिल किया था। ये लोग लाइन में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। सत्यता यह है कि हमारे ही पार्टी से विधायक रहे और जब निकाले गए तो उसके बाद से उस तरह की बयानबाजियां वो करते रहते हैं, जिसका जमीनी धरातल से कोई वास्ता नहीं होता। कांग्रेस की सांगठनिक स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपको हमसे बेहतर मालूम है। विधान सभा में 2 सीट, विधान परिषद में 0, लोकसभा में 1। वो भी सालों से इनकी सोनिया जी ने रायबरेली का दौरा नहीं किया है। जो क्षेत्र की स्थितियां इनके हैं, विकास की देखिएगा तो आपको इन लोगों के नामों से घृणा आने लगेगी। पदभार संभालते ही इस तरह के हुंकार भर रहे हैं। 24 की ही बात नहीं, 27 में भी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। तो आने वाले वक्त में आपको लगता नहीं है कि आपके लिए चुनौती बन सकते हैं? देखिए मयूरी जी, भारतीय जनता पार्टी
अपना काम होमवर्क करती रहती है। हम 2 सालों से उन सीटों पे लगे हैं जो हमने हारी हैं या जिन बूथों पे हमारे हैं। हम इस तरह से बड़बोलेपन की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, हम विपक्ष कोई चुनौती मान के नहीं चल रहे हैं। हमारी चुनौती हमारा पुराना रिकॉर्ड है कि हम कैसे उन सीटों से ज्यादा के आंकड़ों के साथ 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और कैसे 80 की 80 सीटें जीत करके हम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल सके। हमारे कार्यकर्ता इस प्राण से लगे हुए हैं। हमारे आगे इस तरह की बड़बोले लोगों के बयानों का कोई अर्थ नहीं है। चंद्रेश जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष 24 के साथ साथ 27 की भी बात कह रहे हैं कि हम कांग्रेस आएगी। और देखिए, आप प्रवक्ता को सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, वो कह रहे हैं वो इनका बड़बोलापन है, इस तरह की बयान को वो कोई मायने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? असल में मैडम, जिस प्रकृति के व्यक्ति रहते हैं वो चीजों को उसी प्रकृति की दृष्टि से देखते भी हैं, सोचते भी हैं और समझते भी हैं। अजय राय जी ने एक हुंकार भरा है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव लड़ेगी, 2027 का भी चुनाव लड़ेगी और वो 24 में बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ये कहाँ है? ये एक तरह से देखा जाए तो मृग मरीचिका के शिकार हैं। इनको लग रहा है कि जहाँ देखो वहाँ भाजपा ही है, और सच्चाई ये है कि वो सिर्फ उनको मृग मरीचिका की तरह बालू का रेत जलता हुआ पानी इनको दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी न तो दक्षिण भारत में पूरा सफाया हो गया, नॉर्थ ईस्ट में भी धीरे धीरे भाजपा खत्म होती जा रही है। कितने राज्य में इनकी अपनी सरकार है? ना ये छत्तीसगढ़ में है, ना बिहार में है, ना उड़ीसा में है, ना ये झारखंड में है, ना राजस्थान में है, और ये मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में चोरी की सरकार बनाए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है, लोगों का विश्वास खो चुकी है, और प्रधानमंत्री के प्रति लोगों के अंदर जो निराशा है, वो जिस दिन चंद्रयान 3 चांद पर लैंड किया, हमने देखा कि 80 लाख लोग उस प्रोग्राम को देख रहे थे इसरो के साइट पर, और जैसे ही प्रधानमंत्री जी बोलना शुरू किए, लोगों की संख्या 20 लाख रह गई। तुरंत लोग वहां से क्विट कर गए। तो मुझे लगता है कि ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अब प्रधानमंत्री की बातों में लोग विश्वास नहीं करते हैं। जिन जिन मुद्दों पर इन्होंने सरकार बनाई थी, उन हर मुद्दों पर ये असफल रहे। इन्होंने देश के लोगों से जो वादे किए थे, ठीक है चंद्रेश जी, अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में आपकी क्या तैयारी है? क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे? यूपी कांग्रेस का पुराना घर रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमारे निस्संदेह जनाधार कम हुए हैं, लेकिन उस दिशा में कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। 2009 के आम सभा चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बेहतर रहा, भाजपा से बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन आगे के चुनाव में थोड़ी सी हमारे प्रदर्शन खराब तो जो जनाधार कम हुआ है उसको कैसे अपने पाले में करेंगे? किस तैयारी के साथ आप उतर रहे हैं मैदान में? मैं वही बताने जा रहा हूँ। इसके लिए खास रणनीति, पूरे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों के लिए हमारी खास रणनीति है, और पूरे देश में लगभग 230 से अधिक सीटें हैं जिस पर सीधे भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, और कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर हम खास रणनीति बना रहे हैं, और अजय राय जी के नेतृत्व में हम कम से कम 50 से अधिक सीटें हमारी अलायंस यहाँ जीतने का कार्य करेगी, और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। हर लोकसभा में हमारे पास प्रत्याशी हैं। हमारा अलायंस इंडिया यहाँ चुनाव लड़ेगा, उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों को नेस्तनाबूद करते हुए हम केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। और बाकी इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब बहुत लंबे दिनों तक सरकार में पुनः वापसी नहीं कर पाएगी। ठीक है, विवेक पांडे आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, अजय राय ने पदभार संभालते ही हुंकार भरी है। उन्होंने कहा 24 के साथ साथ हम 27 में भी आएंगे। अब देखिए, कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है, उधर भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। किस तरह से आप इसको देखते हैं? आप खुद को कहां पर देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी ढाल और सबसे बड़ी समस्या केवल और केवल समाजवादी पार्टी है। तभी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को सिर्फ एक कार्य दे दिया गया है कि सुबह उठते ही समाजवादी पार्टी उसके नेताओं, उसकी नीतियों, उसके कार्यप्रणाली, उसके विकास की परिधि की केवल आलोचना में लग जाए। और कई इनके जिम्मेदार मंत्री इस बात का घोतक है।
आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 10 राज्यों में जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके दलाल बिचौलियों के माध्यम से सरकार बना रखी है। अगर जनाधार और जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता तो खरीद फरोख्त की राजनीति करने की आवश्यकता क्या होती। सबसे बड़ी समस्या यह भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को, अपने घटते हुए जनाधार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, स्वीकार नहीं कर पा रही है। मैं कहता हूं कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, यहाँ पे निकाय चुनाव से लेकर के कई चुनाव में आप ही जैसे जिम्मेदार मीडिया ने कवर किया कि किस तरह से धांधलेबाजी करके या किस तरीके से वोटरों को प्रभावित करके, पुलिसिया तंत्र का दुरुपयोग करते हुए, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए केवल और केवल चुनाव जीतने की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं। अभी सुनने मिला है हाल ही में कि 100 विधायक उत्तर प्रदेश के अपने नवनिर्वाचित क्षेत्रों को छोड़कर 3 महीने के लिए जाएंगे मध्य प्रदेश, वहां की जनता की और चुनाव की नब्ज टटोलने। तो मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि जो 100 विधायक उत्तर प्रदेश के जनता को अनाथ की तरीके से उनकी समस्याओं को अनदेखा करते हुए जा करके चुनावी लक्ष्यों के लिए राजनीतिक दल का हिस्सा बनेंगे, क्या वो 3 महीने तक उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के मिलने वाले भत्ते, तनख्वाह, सैलरी, पेंशन उनको भी छोड़ेंगे? क्या सरकार वो मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर थोपेगी कि वो भी उत्तर प्रदेश की जनता इसलिए इनको टैक्स, सैलरी, तनख्वाह देती रहेगी क्योंकि ये जाकर के मध्य प्रदेश का चुनाव लड़वाएंगे? मतलब हास्यप्रद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गिरी हुई राजनीति के स्तर तक जा सकती है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकती। चंद्रयान मिशन की बात कर लेते हैं। जनता इनकी नीतियों को पहचान चुकी है, इनका आडंबरधारी चेहरा देख चुकी है। चंद्रयान 2 का जब सफल परीक्षण नहीं हो पाया तब इसरो को जिम्मेदार बता दिया गया। आज चंद्रयान 3 का जब सफल परीक्षण हो गया तो तत्काल मोदी जी आकर के उसका वाहवाही उसकी लूटने लगे और ये नहीं बताएंगे कि 17 महीने चंद्रयान मिशन से जुड़े वैज्ञानिक और उस पूरी टीम को 17 महीने तक तनख्वाह नहीं दी गई थी और उनके बजट में कटौती अलग की गई इस बार। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अवसरवादी की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश में अजय राय जी बिल्कुल बहुत सशक्त नेता हैं, जमीनी नेता हैं और कहीं न कहीं पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक उनकी अच्छी पकड़ है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का दावा कर रही है, उधर कांग्रेस कह रही है हम 24 के साथ 27 में भी आएंगे। आप खुद को कहां देख रहे हैं? क्या INDI के जरिए आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे लेंगे? देखिए, इंडिया एक गठबंधन ही नहीं है, इंडिया इस समय लोगों की आवश्यकता है और उसी इंडिया से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुरेज भी है और चिढ़ भी है। सबसे बड़ी बात है कि हम इंडिया का घटक दल है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई सबसे मजबूत ढाल बनकर के खड़ा है तो समाजवादी पार्टी। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इनके सामने नतमस्तक हो जाती तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आप बाकायदा सामंतवादी, फांसीवादी मानसिकता से संचालित की हुई एक सरकार को पाती। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी नीतियों से, विकास की बातों से, आदरणीय अखिलेश यादव जी की दूरदर्शिता से उत्तर प्रदेश के विकास की परिधि को और एक मानक को तय किया है, भारतीय जनता पार्टी को अभी एक सदी बीत जाएगी। इनके पास ऐसे न तो चिंतक है, न ऐसे दूरदर्शी नेता हैं। और योगी जी की बात अगर कर लीजिए तो एक ही विभाग के एक ही IAS को जब वो 36 विभाग देकर के बैठे हैं तो उनकी कार्यप्रणाली भी की अपरिपक्वता भी सामने जग जाहिर ही है कि किस तरह से एक ही अधिकारी जो है 36 विभाग संभाल रहा है और उत्तर प्रदेश को एक स्थायी DGP नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि असंतुलित राजनीति करने के प्रतीक है ये। और दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो गांव है, ग्रामीण है, समाज है, युवा है और सबसे बड़ी बात है मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था से लेकर के हर वो विषय जिसपे इनके नेता असहज होते हैं, जिसपे ये बात नहीं करना चाहते हैं। हम उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में हैं और इन मुद्दों के साथ हम जनता को जगाने और जनता को पूरी तरीके से मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे और हम बाकायदा पुनः वापसी करेंगे मजबूत जनाधार के साथ। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए INDI के जरिए आपको चुनौती देने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि ये जरूरत है आज की। देखिए, बिल्कुल विपक्ष की इस तरह एकत्रीकरण की, संगठन की जरूरत है। 2 लोग इसमें सजा याफ्ता है, 2 सिद्ध अपराधी है, कुछ के ऊपर जांचें चल रही है, कुछ को ED CBI का डर सता रहा है। तो ये सब भ्रष्टाचारी है, डर के मारे इकट्ठा हैं। इनको इस तरह के संगठन की आवश्यकता है जिससे ये एक दूसरे का बचाव कर सके। CAG की रिपोर्ट देख लीजिएगा, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन गले तक लिप्त है, वो सब चाहिए। इनको देश से कोई वास्ता नहीं है कि कोई किसी की शादी करा रहा है, कोई किसी को ED CBI के छापे से बचाना चाहता है। ये करोड़ों रुपए जो लोगों के घरों में निकल रहे हैं,
आपने देखा पश्चिम बंगाल में कितने पैसे निकले, अदालतें साल साल भर से जमानत नहीं दे पा रही, इतने इनके ऊपर स्थिति इस तरह की खराब है इन लोगों की, और उसके बाद ये चलते हैं कि देश सेवा की बात करते हैं। ये अपने निहित स्वार्थों के लिए ईडी सीबीआई से डरे हुए भ्रष्टाचारी लोगों का संगठन है। जनता इनकी असलियत जानती है, हम इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। जनता इन्हें तमाम अवसरों पर नकार चुकी है। 2024 बहुत दूर नहीं है, वो वक्त भी आएगा जब इन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। इनकी जगह संसद में नहीं, इनकी जगह भारत की जेलों में है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो आने वाले वक्त में आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं चुनौती बन सकता है आपके लिए, आपके वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है? देखिए, पहली बात तो हम बता दें कि वोट बैंक जैसा शब्द कोई भारतीय जनता पार्टी लेके नहीं चलती। हम सीधा सा हमारा कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम बहुसंख्यक मतों में बिखराव नहीं चाहते। हमारी विचारधारा के समानार्थी जो दल हैं, हम उनसे गठबंधन करते हैं। वो चाहते को हमारे साथ आए, उनका मत बिखरे ना, और एकजुट होकर के देश निर्माण में सहायक बने। ठीक है, कांग्रेस ने प्रवक्ता चंद्रेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या लगता है आपको, INDI के जरिए आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे लेंगे? दम पर इंडिया के सामने खड़ा होने की भी कुवत नहीं रखती है। फूंक देगा इंडिया तो बह जाएगा, उड़ जाएगा NDA, भाजपा। इनका जो अलायंस है वो NDA कहिए, केवल भाजपा मत कहिए। NDA अलायंस हमारे सामने खड़ा है और इंडिया NDA से बहुत बड़ी संगठन है। महत्वपूर्ण बात मैडम ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की बातें की हैं, उनके प्रवक्ता जिस तरह की बहकी बहकी बातें कह रहे हैं, यदि लोगों की जगह जेल में है तो 9 साल से आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं लोगों को जेल में भरने का काम कर रहे हैं? आप मीडिया में केवल गलतफहमी फैलाने का काम मत करिए। आपने देश के लोगों से वादे किए थे। आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितना स्मार्ट सिटी बनाया? आपने कहा था काशी को क्योटो बनाएंगे। काशी क्योटो बन गया क्या? आपने कहा था देश में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, स्विस बैंक से काला धन वापस लाएंगे, और इनमें से कोई भी वादा आपने आज तक पूरा नहीं किया। और चुनाव जीतने के लिए देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोलकर, लोगों में नफरत फैलाकर, लोगों को बांटकर आप अपनी सियासी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। आपके खिलाफ मजबूती से देश खड़ा है और इंडिया के साथ पूरा देश खड़ा है। इंडिया चुनाव लड़ेगा, इंडिया चुनाव जीतेगा, और भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो चुनाव हारेंगी, और जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, NDA के खेमे में शामिल हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा या NDA कहीं से भी इंडिया का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। मैंने आपको गिनाया कि लगातार ये अपना जनाधार खोते जा रहे हैं। कहाँ है ये? न दक्षिण में ये दिख रहे, न उत्तर में है, न पूरब में है। बचे खुचे कुछ राज्यों में इनकी सरकार है। अब उनके बल पर ये जितना उछलने कूदने, मैंने पहले ही कहा कि मृग मरीचिका के शिकार हैं, और मृग मरीचिका का शिकार जो मृग होता है वो अंत में मरता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी मरेगी। इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चलाया था, आज ये अपने आप को कांग्रेस का प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। तो ये कहाँ से चले थे, क्या बोले थे और कहाँ चले गए? आज देश के अंदर गरीबी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, और ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर देश की जनता जवाब सुनना चाहती है। प्रधानमंत्री इस पर बोलें, लेकिन प्रधानमंत्री पिछले 9 साल में अपनी उपलब्धियों को लेकर मीडिया के सामने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। ये जनजातियों की बात करते हैं, जनजातियों से वोट मांगते हैं, लेकिन मणिपुर में जिस तरह से जनजाति महिलाओं को मारकर नंगा घुमाया गया, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में इतना घिनौना कृत्य अभी तक नहीं हुआ था। वहाँ राज्य में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, फिर भी प्रधानमंत्री मणिपुर का म नहीं बोल पाए, महंगाई का म बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, गरीबी का ग बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो स्पीच दे रहे हैं, देखिए चंद्रेश जी, मैं मानती हूं मैडम इंडिया का धमक इतना मजबूत है, INDA का धमक इतना मजबूत है कि जब लाल किले से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उनकी आवाजें लड़खड़ा रही थी। उनका स्पीच वो भूल रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें।
और देखते ही देखते लाल किले से जहां देश को एक नई दिशा की देने की बात करनी चाहिए, प्रधानमंत्री राजनीतिक भाषण देने लगे। ठीक है, देखिए अभी आप महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे चंद्रेश जी, लेकिन अगर मैं यूपी की बात करूं, मानती हूँ कि ये तमाम मुद्दे हैं इस समय, उसके लिए आपने किया क्या? क्या कोई प्रदर्शन किया आपकी तरफ से? आप जीत का दावा कर रहे हैं। लगातार मैडम राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करके लोगों की आवाज सुनी और उस आवाज को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच रखा और सरकार को मुद्दों के मामले में घेरने का काम किया। अभी फिर से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू होने जा रही है अगले कुछ महीने में, और यह यात्रा गुजरात से लेकर बंगाल तक, पूर्वोत्तर तक जाएगी यह यात्रा। इस यात्रा के भी माध्यम से हम भारत के लोगों के बीच जो भाजपा ने नफरत फैलाया है उसको कम करके मोहब्बत का जो है मैसेज हम देना चाहते हैं, और ये मैसेज हम देंगे। राइट, हमने जो बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी जो के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, आखिर इनके पास कोई योजना क्यों नहीं है गिनाने के लिए? इतने समय से भाषण दे रहे हैं, इतनी लगातार 2-2 बार उन्होंने अपनी बाइट दी, लेकिन 2-2 बार में उन्होंने एक भी उपलब्धि नहीं गिनाई। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको भ्रष्टाचार, भाजपा के भ्रष्टाचार का। अभी इन्होंने आयुष्मान भारत योजना चलाया, प्रधानमंत्री लगातार मंचों से आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते रहते हैं, लेकिन सीएजी ने जो खुलासा किया है, सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, ये हमारी आपकी मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट है कि आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में, भुगतान के मामले में, ठीक है। देखिए चंद्रेश जी, मैं ये सवाल ले लूंगी भारतीय जनता पार्टी से कि उनकी योजना क्या है, अपनी योजना गिना दे। लेकिन देखिए जिस तरह से स्पष्ट है, हमारी योजना स्पष्ट है, लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर सभाएं कर रहे हैं, लोगों को कांग्रेस से इंडिया अलायंस के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, और इसमें सफलता हमें मिल रही है। हम पब्लिक के बीच जब जा रहे हैं, हम पा रहे हैं कि लोगों के बीच भाजपा के प्रति गहरी निराशा है, और लोगों के अंदर असंतुष्टि के साथ साथ आक्रोश का भी भाव है, और यह आक्रोश, यह गुस्सा 2024 में दिखेगा, और ईवीएम पर इंडिया अलायंस को बटन दबेगा, और 2024 में ये फिरका परस्त ताकतें भारत की राजनीति से भारत हो जाएंगी। हम एक ही मुहिम पर काम कर रहे हैं, देश को बनाना है तो भाजपा को हटाना है, और भाजपा मुक्त भारत अभियान पर हम बड़ी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं, और 2024 में इस देश को भाजपा से मुक्त कर देंगे। ठीक है। देखिए विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव आपके पास में आऊंगी। देखिए लगातार कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, और वो कह रहे हैं कि आपने जो नफरत फैलाई है हम उसे कम करने का काम करेंगे। आपके पास कोई योजना नहीं है बताने के लिए? देखिए मयूरी जी, नफरत फैलाने का काम कौन करता है ये देश बखूबी जानता है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा, 84 का दंगा, मणिपुर की स्थिति आज से नहीं है, आज़ादी के पहले से चली आ रही, आज़ादी के समय के बाद से और बिगड़ी है। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री वहां झांकने नहीं गया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। जम्मू कश्मीर का विवाद, नफरत फैलाने की हरकतें कौन करता है और कौन इन नफरतों के लिए जिम्मेदार है, पूरा देश जानता है। योजनाओं की बात, बहुत आसानी से इन्होंने आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार का विषय उठाया, अच्छी बात है, लेकिन इनको ये ध्यान होना चाहिए कि ऐसे योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों का विषय होता है। धन भारत सरकार आवंटित करती है, स्ट्रक्चर राज्य सरकारों के लगते हैं। अगर कहीं आपको कोई इस तरह का प्रकरण संज्ञान में, आप लिखा पढ़ी में आइए, जांच करवाइए, सरकारें हमारी कार्रवाई करेंगी। अगर आपकी स्टेट में विषय है तो आपको अपने स्टेट से कहना चाहिए, उस पर कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को जनधन खाते खुलवाए। जो गरीब बैंकों में पैर रहते डरता था, मैनेजरों ने उसके टेंट लगा के खाते खोले। आप देख लीजिए, हर घर जल योजना हमारी चल रही है, आयुष्मान योजना चल रही, गरीबों के लिए शौचालय चल रहा है, उज्ज्वला योजना चल रही है, हर घर हम विद्युत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, 100% गाँव में हमने बिजली पहुंचाई। ये तमाम ऐसे लक्ष्य जिसको बार बार गिराऊंगा तो आपकी डिबेट का समय कम पड़ जाएगा। ये सारी योजनाएं जनता के रिकॉर्ड पे, जनता इसका लाभ पा रही है। इनकी शासनकाल में रोज अखबारों में भूख से मरने की सूचनाएं आती थी, हमने जिलाधिकारियों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया।
कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के समय भी हमने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। ये वो लोग हैं जो अपने राज्यों से यूपी पंजाब के लोगों को खदेड़वा रहे थे, और हमने कहीं का भी राशन कार्ड हो, देश के किसी कोने का, उनको राशन देने का काम ही उत्तर प्रदेश शुरू किया है। आज उसको भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया, और कहीं का भी राशन कार्ड लो, कहीं भी आप राशन ले सकते हैं। तो हमने बहुत सी योजनाएं जनहित में चलाई है। हमने रिकॉर्ड संख्या में गरीबों को आवास दिए हैं, चाहे वो शहरी गरीब हो चाहे ग्रामीण के गरीब हो। ये सारी योजनाएं जनता के दिलो दिमाग पे कायम है। जनता जानती है कि हमारा भविष्य किनके हाथों में सुरक्षित है। ये 70 सालों तक देश को लूटने वाले आज हमसे ये बात कर रहे हैं, यूपीए एनडीए, अरे इंडिया बना लो, कुछ बना लो, यूपीए के पाप इंडिया नाम रखने से छिप नहीं जाएंगे। वो 10 साल के पाप चीख चीख के चिल्ला रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद भी मयूरी जी ये कह रहे जेल क्यों नहीं भेज देते? अरे 7 जगह से जमानत पे हो भाई, 2 सिद्ध अपराधी हो चुके हो, सजा में स्टे मिला हुआ है कुछ दिनों के लिए, कुछ लोग सजा काट के आए, कुछ जेल में हैं। अब सरकार और क्या कर दे? क्या इसके बाद सरकार के पास जो कर सकती थी सारे सरकार ने उद्यम किए, सारी एजेंसियों के आप रडार पे हैं। कहीं पूछताछ के लिए बुलाए जाते हैं, कहीं जांच के लिए बुलाए जाते हैं, उसके बाद आप संसद का बहिर्गमन करते हैं, विजय चौक तक आते हैं ईडी सीबीआई खिलाफ, उसके बाद महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा हो जाता है। आज भी बताइए, डीजल पेट्रोल भारत में सबसे महंगा कहाँ है? राजस्थान में इनकी सरकार है। हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने पेट्रोल उत्पादों के स्टेट रेट बढ़ाया, उससे महंगाई बढ़ती है घटती है। राजस्थान बेरोजगारी दर क्या है? ये महंगाई बेरोजगारी की क्या बात करेंगे? ये किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते। ठीक है चंद्रेश जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, जान बचाना चाहते हैं, चोर है, बेईमान है। मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से कि क्या इन्होंने महंगाई के मुद्दे पर 2014 में 2019 में वोट नहीं मांगा था? यदि महंगाई के मुद्दे पर इन्होंने वोट मांगा था तो 2014 के बाद महंगाई कम क्यों नहीं हुई? उन्होंने डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए कीमतों पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष में रहते हुए सवाल उठाया था कि नहीं उठाया था? और यदि सवाल उठाया था तो वो डीजल पेट्रोल की कीमत को कम क्यों नहीं कर पाए? प्रधानमंत्री ने ताली बजाते हुए कहा था कि क्या कारण है कि भारत का रुपया गिर रहा है, बांग्लादेश का रुपया करेंसी नहीं गिरता? क्या कारण है कि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है? तो जवाब आज देना पड़ेगा कि भारत का रुपया आपकी सरकार में नीचे क्यों जा रहा है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, जल्दी जवाब दें। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है चंद्रेश जी। 2 सेकंड बस लूंगा। और इन्होंने यदि काम किया तो स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन दूना कैसे हो गया? प्रत्येक भारतीय पर विदेशी कर दूना कैसे हो गया? भारतीय मुद्रा की वैल्यू क्यों गिर रही है? देश में महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है? 250 रुपया टमाटर क्यों बिक रहा है? यदि इन्होंने काम किया है तो देश में यदि इन्होंने काम किया है तो गरीबी क्यों बढ़ी है? कोरोना काल में 84% परिवारों की आय में कमी हुई है और अरबपतियों की संख्या 102 से 142 हो गया। इससे पता चलता है कि बंद अर्थव्यवस्था के बाद भी इन्होंने ब्लैक धंधे को, काला धन को बढ़ावा दिया है और इनके चुनिंदे उद्योगपतियों का विकास हुआ है, भारत का विकास नहीं हुआ है। सबका साथ तो इन्होंने लिया है लेकिन विकास सिर्फ अपने चुनिंदे उद्योगपति खास मित्रों का किया है और किसी का विकास नहीं किया है। इनके राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण भारत लगातार पीछे होता जा रहा है। देखिए मयूरी जी, जब हम भारत सरकार ने डीजल पेट्रोल पे अपने टैक्स में कमी की, उसके प्रत्युत्तर में हमारी सारी सरकारों ने अपने अपने स्टेट वैट में कमी की। इनकी कांग्रेस की किसी सरकार ने अपने स्टेट में टैक्सों पे कमी की क्या? 21 मुँह से आज महंगाई की बात करते हैं। इन्होंने 1 रुपया भी अगर डीजल पेट्रोल के दामों में अपने स्टेटों में कमी करके अपनी जनता को थोड़ा भी महंगाई से निजात दिलाने राजस्थान में गैस सिलेंडर कितने रुपया प्रति गैस सिलेंडर है? आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में 500 रुपया में प्रत्येक परिवार को गैस सिलेंडर मिलता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि लगभग 80% उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने जो गैस सिलेंडर बांटे थे वो आज दोबारा नहीं भरवाए जा रहे हैं, वो भरवाए नहीं जा रहे हैं। ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, भारत सरकार का डेटा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान
राजस्थान सरकार 500 रुपया में गैस सिलेंडर दे रही है। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ठीक है विवेक पांडे जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है। देखिए सब अपनी अपनी योजना गिना रहे हैं, आपकी क्या कुछ योजना है? मैं यूपी की बात करूं तो क्या तैयारी और किस तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं? ठीक है, विवेक पांडे से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें 2024 के चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी कोई कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही है और अब कांग्रेस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां अजय राय ने कमान संभालते ही पदभार संभालते ही हुंकार भर दिया और उन्होंने कहा है कि 24 के साथ साथ 27 में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो सभी के अपने अपने काम हैं, सभी के अपनी अपनी तैयारी है और सभी के अपने अपने दावे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किसकी जीत और किसकी हार और किसको फायदा और किसको नुकसान होता है। फिलहाल अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।